हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले 2 दिनों से हम अपना चैप्टर देख रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कल हमने काफ़ी सारे सेक्शंस देखे थे। सेक्शन नंबर 30, 31, 32, ये सारे सेक्शंस हमने पिछले लेक्चर में हमने देखे थे। तो इस लेक्चर में हम छोटे छोटे कुछ सेक्शंस हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 38(2). 38(2) क्या बात करता है कि एसेट यूज्ड फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर पर्सनल पर्पस। मतलब अगर कोई एसेट है, वो हम बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और वो हम पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी भी पोर्शन हम बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर लेंगे, और जितना पोर्शन हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश देख लेते हैं अब। ठीक है। Where any building, machinery, plant, or furniture is not exclusively used for the purpose of business or profession, that is partly for business and partly for personal, then deduction or depreciation under section 30, 31, 32 shall be restricted to the fair proportion टू द यूज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये चीज है। अब सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 32(2), ठीक है, जो कि हमारी बात करता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें। तो या तो सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा, या तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, मान लो हमारी इनकम 30 लाख की है, और जो डेप्रिसिएशन आया वो मान लो 50 लाख का आ गया। तो इनकम हमारी 30 लाख की है, डेप्रिसिएशन हमारा 50 लाख का है, तो ये जो बीच का डिफरेंस है 20 लाख का, ये होता है हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और इसको हम या तो सेट ऑफ कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब इसको कौन कौन सी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसको कोई भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, एक्सेप्ट दो एक्सेप्शन है। सबसे पहला सैलरी, मतलब सैलरी वाले इनकम से हम इसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। एंड कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम वाले सॉरी कैजुअल इनकम वाली इनकम से भी हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। एंड कैजुअल इनकम इंक्लूडिंग ऑनलाइन गेम। ठीक है, ये चीज़ है। अब आ जाते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट नॉट सेट ऑफ, मतलब जितना भी सेट ऑफ नहीं हो पाया है डेप्रिसिएशन, वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगेंस्ट द इनकम अंडर हेड। ठीक है, मतलब अंडर एनी हेड। ठीक है, एक्सेप्ट सैलरी इनकम एंड कैजुअल इनकम। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू टू बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड। ठीक है, मतलब अगर हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू भी हो गया है, तब भी हमारा डेप्रिसिएशन अलाउ होता रहेगा, हमें डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। ठीक है।
फिर unabsorbed depreciation can be carry forwarded for इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट ईयर्स। ठीक है, मतलब जो हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो इनफाइनाइट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जब तक हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ठीक है, अब अब प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ मतलब कौन सा लॉस या फिर कौन सा डेप्रिसिएशन हम पहले सेट ऑफ करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम सेट ऑफ करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ होगा, मतलब एक एग्जांपल समझते हैं इसको। मान लो पिछले ईयर का जो डेप्रिसिएशन था 30 लाख का, वो मान लो कैरी फॉरवर्ड हुआ। ठीक है, प्रीवियस ईयर से इस ईयर में आया, करेंट ईयर में, और करेंट ईयर में भी वो सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो वो जाके अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था वो भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इस केस में जो अभी गया है, इस साल का जो डेप्रिसिएशन गया है कैरी फॉरवर्ड होके, वो पहले सेट ऑफ होगा। फिर सेकंड सेट ऑफ होगा जो बिजनेसेस के लॉसेस हैं जो कि हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किए थे, वो सेट ऑफ होंगे। तीसरा फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, ये होगा हमारा प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर unabsorbed depreciation can be carried forward and set off even if the return of income filed after due date or return of income not filed। मतलब अगर रिटर्न ऑफ इनकम अगर हमने नहीं फाइल करी है या फिर रिटर्न ऑफ इनकम हमने ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, तब भी हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हमारा सेट ऑफ हो जाएगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। फिर इफ असेसी अवेल डिफॉल्ट स्कीम, मतलब अगर असेसी जो है डिफॉल्ट स्कीम ऑप्ट करता है तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एडिशनल वाले का, मतलब एडिशनल अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट, मतलब अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होगा हमारा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। और ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बट ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो एसेट की डब्ल्यूडीवी में ऐड हो जाएगा। तो एसेट की डब्ल्यूडीवी में ऐड हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा। तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा तो हम डेबिट ज़्यादा करेंगे, ये चीज़ है। फिर अब इसका एक एक्सेप्शन है, प्रोविजो प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)। ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी मर्ज हो रही है, ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी का मर्जर हो रहा है या फिर कोई एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, और पार्टनरशिप फर्म मान लो एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो बात ही आती है डेप्रिसिएशन क्लेम कौन करेगा। डेप्रिसिएशन क्लेम कौन करेगा, बात ही आती है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जितने भी दिन एसेट पुरानी कंपनी के पास रहे हैं उतने दिन का डेप्रिसिएशन पुरानी कंपनी का क्लेम कर लेगी, और फिर जब ट्रांसफ़र होके नई कंपनी के पास एसेट गई है तो वहाँ पे कितने दिन रही है वो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 43(6) कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी।
ये हमने देख लिया है कि WDV कैसे निकालेंगे। तो ओपनिंग WDV जो 1 अप्रैल को होगी, प्लस परचेजेस जो कि हमने न्यू एसेट परचेज किए हैं, फिर माइनस कर देंगे सेल, तो ये हमारा आएगा WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर इससे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे करंट ईयर वाला, तो फिर हमारा WDV आएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 43(1) हमारा एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बात करता है कि मतलब एसेट की एक्चुअल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एसेट, सबसे पहले परचेज प्राइस लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ट्रायल रन या फिर टेस्ट रन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऐड करेंगे इफ ITC नॉट अवेलेबल। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट अप टू द डेट ऑफ एसेट पुट टू यूज, ये ऐड करेंगे। अब माइनस क्या क्या करेंगे, तो माइनस एक ही चीज़ करेंगे, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है बाय सेलिंग ट्रायल एंड रन प्रोडक्ट को बेच के जो भी अमाउंट में रिसीव हुआ है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा हम माइनस करेंगे जो भी सब्सिडी रिसीव हुई है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट रिसीव हुई है फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, ये माइनस कर देंगे। फिर फाइनली हमारा एक्चुअल कॉस्ट निकल के आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अगर कोई नई एसेट खरीद रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में 10,000 रुपये का कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, मतलब अ, आप एक दिन में 10,000 रुपये तक का कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर 10,000 से ऊपर का किया तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। मतलब अगर 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना है, 10,000 से ज़्यादा की मशीनरी है, तो आपको या तो अकाउंट पे चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी, या तो अकाउंट पे ड्राफ्ट से पेमेंट करनी पड़ेगी, या तो अदर ऑनलाइन मोड से पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट हमने किया है बाय कैश, तो ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 32(1) 32(1)(1), 32(1)(2), 32(1)(3), 40(1)(2) एंड 50 कैपिटल है। ठीक है, अब पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स की पावर जनरेटिंग कंपनी की बात करते हैं। इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, वो बात करते हैं। तो सबसे पहला एलिजिबल एसएससी कौन होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ठीक है, ऑप्शन, इनके पास ऑप्शन होता है कि SLM चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो WDV चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर SLM चूज़ किया तो उनके ऊपर प्रोविज़न अप्लाई होंगे 32(1)(1), 32(1)(3) एंड 40(1)(2) एंड सेक्शन 50। ठीक है, फिर अगर WDV ऑप्ट किया तो प्रोविज़न फॉलो की होंगे 32(1)(2) एंड 32(1)(2)(a) एंड सेक्शन 50। ठीक है, फिर अब 3 केसेस आएंगे। अब एसेट अगर बेची जाएगी तो 3 केसेस आएंगे, या तो सेल प्राइस WDV से कम होगी, या तो सेल प्राइस WDV से ज़्यादा होगी बट एक्चुअल कॉस्ट से कम होगी, या तो सेल प्राइस हमारी एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब पहला केस देखें कि सेल प्राइस अगर WDV से कम है तो
जो भी डिफरेंस है इनके बीच का, सेल प्राइस का और डब्ल्यूडीवी के बीच का जो भी डिफरेंस है, वो डिडक्शन अलाउ हो जाएगा इन द नेम ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(3। ठीक है। फिर केस 2 अगर हम देखें कि सेल प्राइस डब्ल्यूडीवी से ज़्यादा है बट एक्चुअल कॉस्ट से कम है, तो सेल प्राइस और डब्ल्यूडीवी के बीच का डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपीपी के मतलब पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा इन द नेम ऑफ बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 41(2)। ठीक है। फिर हम केस 3 देखें। केस 3 हमारा ये कहता है कि सेल प्राइस अगर हमारा एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो जो भी सेल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अंडर सेक्शन 50 कैपिटल है। एंड अगर एक्चुअल कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस आएगा वो बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा हमारा अंडर सेक्शन 41(2)। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 43(c)(a), तो एप्लीकेबिलिटी किस में होती है? लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है। प्रोविजन सेम एज सेक्शन 50(c) अंडर हेड कैपिटल गेन। मतलब जो भी हमने कैपिटल गेन में 50(c) जो सेक्शन था वो देखा था, वही इसमें भी एप्लीकेबल हो जाता है। फिर सेक्शन नंबर 37(2)(b) अगर हम देखें, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट इन ब्रोशर, सोवेनियर, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। बाकी कहीं भी एडवर्टीजमेंट किया तो डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3 और पीजीपीपी। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड गुड।